Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। हम कवर करेंगे 32 यूरोपियन कंट्रीज़ जिनको स्यू कर दिया है यहाँ के कुछ बच्चों के ग्रुप ने फॉर नॉट टेकिंग करेक्ट एक्शन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। साथ ही हम बात करेंगे मेडिसिन के नोबेल प्राइजेस के बारे में। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन मॉनसून, इट्स वेरिएंस और क्या मैसेज हमारे लिए भविष्य के लिए इसके साथ शामिल है। साथ ही हम बात करेंगे इंडियन प्रिजन्स और इसमें होने वाली डेथ का जो टोल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या मुख्य कदम है जो यहाँ पर उठाए जाने चाहिए। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एस्ट्रा मिसाइल और लास्टली हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई मलेरिया वैक्सीन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। चलिए बात करने वाले हैं हम एक हिस्टोरिक इंसिडेंस की जो यहाँ पर होने वाला है। देखिए यहाँ पर 6 बच्चों का एक ग्रुप है पुर्तगाल से, जिसमें आपको 11 से 24 वर्ष की आयु के बच्चे देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने 32 यूरोपियन गवर्नमेंट्स पर, जिसके अंदर यूके, रशिया, टर्की जैसी कंट्रीज़ आपको शामिल हो जाएंगी, इनके ऊपर यहाँ आरोप लगाया है कि क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए हैं और इसकी वजह से देखिए इनके सफिशिएंट एक्शन ना लेने की वजह से क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से जो इन लोगों को ह्यूमन राइट्स यहाँ पर मिले हैं उसका भी उल्लंघन हो रहा है। देखिए मामला कहाँ से कनेक्ट है हमें ये समझना होगा। हम बात कर रहे हैं 2020 में हुई पुर्तगाल के लीरिया में 2017 में यहाँ पर एक वाइल्ड फायर हुआ जिसकी वजह से लगभग 60 लोग यहाँ पर मर गए। 20,000 से भी ज़्यादा हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया और उसी की वजह से अगर आप अभी देखेंगे तो लगातार बढ़ती हुई हीट वेव्स और पूरे ग्रीस, कनाडा और दूसरे यूरोपियन पार्ट्स में लगातार बढ़ता हुआ टेम्परेचर, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से भी यहाँ पर ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट इनटू इंटेंसिफाई आपको कंडीशन देखने मिल जाएगी जो कि किसी के भी फेवर में नहीं देखने मिलेगी। ऐसे में जो पोर्तुगीज़ यूथ है इनका क्लेम है यूरोपियन नेशन ने एक जो क्लाइमेट एमिशन के गोल्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया है, जहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट बात करता है कि आपको जो वार्मिंग टेम्परेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको 1.5 डिग्री तक लिमिट करना है। ऐसे में यूरोपियन नेशंस में 3 डिग्री तक आपको ये टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। रिजल्ट इनटू यहाँ पे ये जो बच्चे हैं इन्होंने क्लेम किया है कि हमारे जो ह्यूमन राइट है, जिसके अंदर राइट टू लाइफ की बात की जा रही है, राइट टू फ्री फ्रॉम इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, राइट टू प्राइवेसी, फैमिली लाइफ की बात की जा रही है एंड राइट टू फ्री फ्रॉम एनी डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, उस सभी का यहाँ पर उल्लंघन देखने के लिए मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करेंगे तो यूरोपियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक बोर्ड है जो कि हर तरीके के साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करता है, इन्होंने भी बताया कि जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो टारगेट एमिशन रिडक्शन है वो आप को 75% बिलो 1990 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन करंट कंडीशन में अगर हम बात करें तो इट इज़ 55%, विच इज़ अ गुड नंबर ऑफ डिक्रीज। अब देखिए इन कंट्रीज़ की, इन लोगों की डिमांड क्या है। ये जो लॉ सूट है ये डिमांड कर रहा है कि जो 32 डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लगातार एमिशन बढ़ता जा रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए उचित प्रयास किए जाए, एक साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू यहाँ पर काम किए जाए, फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन को यहाँ पर कम करना होगा, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको सुधारा जा सकता है। यहीं पर यूनिसेफ की एक टर्म को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ द चाइल्ड राइट क्राइसिस। देखिए ये जो टर्म है चाइल्ड राइट क्राइसिस, ये एक अनचेक्ड कार्बन एमिशन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को दर्शाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन और भविष्य के लिए खतरा सामने देखने के लिए मिलता है। तो इन केस कभी आप चाइल्ड राइट क्राइसिस सुने तो आप समझ जाएंगे इसका संबंध एक कार्बन एमिशन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट से होता है। ओके चलिए बात करते हैं यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जितनी भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड केसेस हों यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसके अंदर इनको सुना जा सके। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में और आज की डेट अगर हम बात करें तो इसका हेड ऑफिस स्ट्रॉमबर्ग फ्रांस में लोकेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
ये यूरोपियन काउंसिल के अंदर काम करता है, जो कि एक सेपरेट एंटिटी है यूरोपियन यूनियन से। ये सारे इंडिविजुअल केसेस, ग्रुप केसेस, स्टेट केसेस, उन सभी केसेस को यहाँ पर डील करती है, जिनके अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात की जाती है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। शुरुआत हो चुकी है नोबेल प्राइजेस मिलने की, और इसी दिशा में पहला नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है दो लोगों को। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कैटलिन कैरियोके और ड्रू वेसमैन। दोनों को यहाँ पर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र का, अगर आप देखेंगे, दोनों बायोकेमिस्ट को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। कारण क्यों देने का सबसे बड़ा रीज़न है mRNA। mRNA आपको पता है वो मैसेंजर आरएनए है, जिसको यहाँ पर डेवलप किया गया था कोविड-19 वैक्सीन के तहत। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे। डॉक्टर कैटलिन कैरियोके, जिनका आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, ये अभी तक नोबेल प्राइजेस मिलने वाली 13th वुमेन है जिनको ये प्राइज से यहाँ पर नवाजा गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहला और 12th विमेन कौन सी हैं जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था। चलिए, mRNA की बात करें तो स्टैंड करता है मैसेंजर आरएनए पे, जिसका मतलब होता है ये इंस्ट्रक्शंस जो है, ये इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है फ्रॉम डीएनए, ताकि प्रोटीन्स को क्रिएट किया जा सके सेल्स के अंदर। साइंटिस्ट अगर हम बात करें तो 1980 से mRNA की यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका इम्पोर्टेंस हुआ वो हमें देखने के लिए मिला है कोविड-19 के दौरान। चलिए, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं mRNA के बारे में। mRNA, जैसे हमने बात करें, ये सिंगल स्ट्रेडेड आरएनए होता है, जिसके अंदर आपको प्रोटीन सिंथेसिस देखने मिलेगा। यूजुअली जब हम डीएनए की बात करते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलता है, लेकिन जब आप mRNA की बात करते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके से सिंगल स्ट्रेडेड यहाँ पर आरएनए दिखाई देगा। इसको यहाँ पर बनाया जाता है फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कारण क्या और इसका रोल क्या होता है? देखिए, mRNA का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टू कैरी प्रोटीन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इन द सेल्स न्यूक्लियस टू सेल्स साइटोप्लाज्म, where the protein making machinery reads the mRNA sequencing and translate each three base codon into the corresponding amino acid in growing protein chain, which has become very crucial when it comes to COVID-19 vaccines. चलिए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन नोबेल प्राइज से संबंधित जितनी भी जानकारी है, नोबेल प्राइजेस क्या होते हैं, इनकी शुरुआत कैसे की गई थी, किसको सबसे पहली बार दिया गया, और जितना भी इसका इतिहास है, इस सभी के लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वेयर यू विल फाइंड वन ऑफ द वीडियो, जिसके अंदर नोबेल की पूरी हिस्ट्री, कैटेगरीज, कौन देता है, क्या प्राइज अमाउंट है, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा। चलिए, मूव करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। देखिए, बात की जा रही है कैप्चरिंग द रेन्स। इस साल अगर आप बात करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम 2018 से अगर देखेंगे तो इंडिया में डेफिसिट मॉनसून आपको देखने के लिए मिला है। इंडिया, जो कि यूजुअली 89 सेंटीमीटर रेनफॉल हमारे यहाँ देखने मिलता है, जिसे हम एक नॉर्मल रेनफॉल की कैटेगरी बोलते हैं, उससे 6% कम बारिश इस बार हमें देखने मिली है, विच इज़ ओनली 82%। अप्रैल की जैसे ही शुरुआत हुई थी, सभी को ये क्लियर था कि जो मॉनसून है दैट वुड बी सबड्यूड विद द एल नीनो इफेक्ट, और आपको पता है एल नीनो की वजह से एक वार्मिंग कंडीशन हमें देखने के लिए मिल जाएगी। कारण यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो ये कंडीशन है, ये पैसिफिक ओशन के कारण लगातार इंडिया को इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जैसे ही 2023 का टाइम आया, अब देखिए, इंडिया के साथ इस बार मॉनसून में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, जहां हमारा नॉर्मल रेनफॉल कम हुआ, वहीं कंट्री में अगर आप देखेंगे तो 9% ऐसे एरिया थे जहां पर एक्सेस रेनफॉल आपको देखने मिला, लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया थे 18% जहां पर आपको बहुत कम पानी देखने मिला, मतलब डेफिसिट की कंडीशन हमें देखने के लिए मिल गई। यूजुअली अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा रोल इंडिया में नहीं माना जाता है कि वो बारिश करवाने में काम करेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश और आसपास के अगर हम नदर्न रीजन्स की करें तो आप सभी को पता है यहाँ पर क्लाउड बस्टिंग के साथ
हैवी फ्लडेड बारिश यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली है इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका डिले होना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिएट होना मेडिटेरियन रीजन में, और एक अनएक्सपेक्टेड मॉनसून इंडिया में आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो वार्मिंग हमने क्रिएट करी है, इसकी वजह से इस तरीके की बारिश हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर हम दूसरे तरफ बात करें जहां नदर्न रीजन में इतनी बारिश हुई है, वहीं महाराष्ट्र या दूसरे क्षेत्रों की बात करें, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटका जैसे क्षेत्रों की, यहाँ पर पानी बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिला है, विच इज़ लाइक अ क्वेश्चन मार्क कि किस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन है, कि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बारिश का आपको नहीं देखने मिल रहा है। ओके, सो दिस इज़ जस्ट द आर्टिकल, आप इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे, इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एल नीनो, ला नीना को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम गोना स्किप दिस पार्ट राइट नाउ। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। देखिए, पी राम कुमार विच इज़ हु इज़ द प्राइम अक्यूज्ड इन द स्वाति मर्डर केस, आप सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो अभी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर चेन्नई के पुजाल सेंट्रल प्रिजन में 2016 में इसकी डेथ हो गई थी। ऑफिशियल्स ने ऐसा क्लेम किया था कि ये जो मृत्यु है सुसाइड की वजह से हुई है, इलेक्ट्रिक फायर है, किसी दूसरी कंडीशन की वजह से। हालांकि यहाँ पर जो इनके रिलेटिव्स थे उनका बोलना है कि इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर ये एक नॉर्मल डेथ नहीं है। ओके, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वॉल्वमेंट दिखाया और उन्होंने बोला कि जो प्रिजन रिफॉर्म्स हैं इनकी हमें आवश्यकता है, और यहाँ पर सुसाइड, नेचुरल डेथ और अननेचुरल जो डेथ है इसको क्लैरिफाई किया गया। अगर आप अभी की पूरी कंडीशन की बात करेंगे तो यूजुअली आपको उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह देखने मिलेगी जहाँ पर जो सुसाइड का रेट है प्रिजन्स में, वो आपको सबसे अधिक देखने मिला है केवल 2021 में। ओके, और यहीं पर जो कस्टोडियल डेथ है वहीं आप देखेंगे तो इनकी संख्या भी 2019 और 21 के मुकाबले लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्रिजन्स में जो डेथ होती है उनको आखिर क्लासिफाई किया कैसे जाता है और कौन करता है। देखिए, यहाँ पर प्रिजन्स डेथ को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं, या तो नेचुरल या फिर अननेचुरल कंडीशन आपको देखने मिलेगी इन दी प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, जो रिपोर्ट है इसे पब्लिश करता है एनसीआरबी हर साल। अब देखिए, 2021 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही थी 2116 प्रिजनर डेथ यहाँ पर हमें देखने मिली है जुडिशियल कस्टडी में, जो कि लगभग 90% हैं ऑफ द केस रिकॉर्डेड एज नेचुरल डेथ, विच इज़ वेरी हायर इन नंबर। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर नेचुरल डेथ क्या होती है, हम किसे नेचुरल डेथ मानेंगे। देखिए, नेचुरल डेथ यूजुअली इंक्लूड करती है भाई एक उम्र हो गई है उसकी वजह से डेथ हो गई, डिफरेंट प्रकार की बीमारियां हैं जिनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया, लाइक हार्ट कंडीशन, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर जैसी कंडीशन। वहीं अगर हम अननेचुरल डेथ की बात करें तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। पहली बात, अननेचुरल डेथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है विच इज़ द सुसाइड। अब ये चाहे पंखे पे या किसी जगह पे लटकने की वजह से हो, पॉइजन हो, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हो, ड्रग ओवरडोज हो, इलेक्ट्रोकॉशंस हो या कुछ भी हो। दूसरा, इनमेट्स में आपस में लड़ाई की वजह से यहाँ पर मृत्यु हो जाना, असॉल्ट बाय द आउटसाइड एलिमेंट, डेथ ड्यू टू फायरिंग, ड्यू टू नेग्लिजेंस और एक्सेस, एक्सीडेंटल डेथ जिसके अंदर नेचुरल क्लाइमेटीज, स्नेक बाइट्स, ड्राउनिंग, एक्सीडेंटल फॉल्स, बर्न, इंजरी, ड्रग, अल्कोहल जैसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आया एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से, जो सुसाइड रेट है इन इनमेट्स इज़ मोर देन ट्वाइस देन द जनरल पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पर सुसाइड रेट्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। एनसीआरबी ने दूसरी बात भी यहाँ पर कही कि भाई यूजुअली जब प्रिजनर्स की यहाँ पर डेथ होती है लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की वजह से या टाइमली मेडिकल केयर नहीं मिल पाने की वजह से वो एक नेचुरल डेथ में हम उसे काउंट ज़रूर करते हैं, बट ये नेचुरल और अननेचुरल डेथ दोनों का पार्ट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर नेग्लिजेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। यूजुअली अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, यू कैन गो आउट, आप आराम से 2-3 ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर आप किसी एक
डॉक्टर से खुश नहीं हैं, लेकिन सेम कंडीशन हमें प्रिजन्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कोविड-19। एट दिस टाइम जो ऑक्यूपेशन रेट थी प्रिजन्स की, वो 118% थी उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा, और लगभग 40,000 से भी ज़्यादा अंडर ट्रायल्स जो थे उनको यहाँ पर जेलों में भर कर रखा हुआ था। रिजल्ट इनटू जो रेशो था ये पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा था, और इसी के कारण आप देखेंगे तो जो मृत्यु दर थी वो यहाँ पर आपको कोविड-19 के टाइम ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। यहीं पर एनसीआरबी की दूसरी जो डेटा है वो बात कर रहा है हमारा कस्टोडियल डेथ के बारे में। इन्होंने क्लियरिफाई किया है जो कस्टोडियल डेथ है उसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो ओवर क्राउडिंग आपको देखने मिल जाएगी, प्रिजनर्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, प्रिजन की कंडीशन अच्छी नहीं है, मेडिकल हेल्प सफिशिएंट नहीं मिल पाती है, जो स्टाफ लेवल या स्टाफ रेशो है वो यहाँ पर बहुत विचित्र है। मतलब आप देखेंगे 1:125, मतलब 125 लोगों पर एक स्टाफ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देखेंगे। इसकी वजह से फूड सेफ्टी नहीं मिल पाएगी, मेडिकल केयर नहीं मिल पाती है, और अननेचुरल डेथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे यूजुअली हम एक अनअटेंटिवनेस की वजह से मृत्यु होने को जैसे हम बोल देते हैं कि ये तो नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक से हो गया, बट इट इज़ ड्यू टू नेग्लिजेंस। और निगलेक्ट यहाँ पर प्रिजनर्स को सबसे ज़्यादा किया जाता है व्हेन इट कम्स टू देयर साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ केयर। ओके, यहाँ पर एडवांस ट्रीटमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा, दोनों में मेंटल हेयर कंडीशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, और रिजल्ट इनटू ग्रेजुअली एक नेचुरल डेथ आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसे यूजुअली हम नेचुरल बोलते ज़रूर हैं बट वो नेचुरल होती नहीं है। अब देखिए एक और सवाल आता है कि भाई अगर डेथ हो जाती है किसी भी व्यक्ति की तो उसे रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी हो जाती है जो कि कस्टोडियल डेथ को क्लैरिफाई करता है आइदर इनटू नेचुरल और अननेचुरल, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर कस्टोडियल डेथ यहाँ पर होती है तो एनसीआरबी मस्ट रिपोर्ट द इंसिडेंट विद इन 24 आवर्स, जिसके अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट रिपोर्ट, वीडियोग्राफी या दूसरी जो चीज़ें हैं उन सभी को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। हालांकि अगर किसी भी इंक्वायरी में ऐसा रिवील हो जाता है कि कोई नेग्लिजेंस हुआ है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, यहाँ पर रिकमेंड कर सकता है एनएचआरसी की एक नेक्स्ट ऑफ किन, एक कंपनसेशन यहाँ पर क्रिएट किया जाए, ताकि जो आगे की कंडीशन है, जो इनके किन्स हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, उनकी लाइफ प्रॉब्लम में ना आ सके। चलिए अब एक और बात आ जाती है कि भाई चलो बाकी कंडीशन ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको लेकर। तो देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तो मॉडर्न प्रिजन मैनुअल यहाँ क्रिएट कर दिया है, और साथ ही इन्होंने यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 भी लेकर आया है, जिसके अंदर राइट टू हेल्थ केयर की बात की जा रही है इनमेट्स की। यहाँ पर इनको हेल्थ केयर के लिए चर्चा की जाएगी, मेंटल हेल्थ यूनिट्स बनाई जाएंगी, ट्रेनिंग ऑफिसर्स को बेसिक इमरजेंसी केयर की ट्रेनिंग दी जाएगी, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। साथ ही जितनी भी मेडिकल एक्सपर्टीज़ हैं उनको भी यहाँ पर इनमेट्स को प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन भी दिए गए हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ स्टाफ के लिए काम करना, बहुत सारी जो पोजीशन है जैसे प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर उसको भरना, प्रोविजन ऑफिसर्स की पोस्ट को यहाँ पे फुलफिल करना, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्टाफ या ऑगमेंटेड मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को यहाँ पर लेकर आना। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। वहीं मॉडल प्रिजन मैनुअल बात करता है कि बेड स्ट्रेंथ हमें अच्छी करने की ज़रूरत है, पैथोलॉजी लैबोरेटरीज बढ़ाने की ज़रूरत है, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग असिस्टेंट को यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, और वेल इक्विप्ड प्रिजन्स हॉस्पिटल क्रिएट करने की ज़रूरत है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमें CCTVs को लाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। सुसाइड्स को बचाने के लिए यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको एक दूसरे सेल में रखा जाए, बाकी लोगों को दूसरे सेल में रखा जाए, और CCTV की मदद से हाई रिस्क इनमेट्स को लगातार यहाँ पर सर्विलेंस किया जाए। हालांकि अगर ऐसा कहीं देखने के लिए मिलता है कि प्रिजनर्स के जो राइट हैं उनको इनमेट्स या फिर किसी दूसरे इंचार्ज की द्वारा यहाँ पर अगर उसे निगलेक्ट किया जा रहा है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की भी बात यहाँ पर की जा रही है।
अब देखिए, एनएचआरसी ने कुछ सलाह दी है, कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात इन्होंने बोला है कि भाई जो भी जगह खाली हैं उसको फिल करिए, ठीक है। रेगुलर चेकअप करिए, बेडशीट चेक करिए, ब्लैंकेट्स चेक करिए कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है जिससे सुसाइड अटेम्प्ट किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ केयर की यहाँ पर बात करने की बात की जा रही है कि जो ट्रेनिंग है, प्रिजन्स जो स्टाफ है उनको एक बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए प्रिजनर्स के साथ, मेंटल हेल्थ को बढ़ाना है यहाँ पर। साथ ही स्टाफ और जो ट्रेन्ड प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ पर एक बडी फॉर साइकोलॉजी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाना चाहिए। गेट कीपर मॉडल को यहाँ पर डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिसके अंदर जो सिलेक्टेड इनमेट्स हैं वो यहाँ पर सुसाइड को रोकने के लिए क्या कर सके, काम कर सके। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर म्यूज़िक, डांस, योगा, क्राफ्ट जैसी बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लाने की आवश्यकता है ताकि जो प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ पर एंगेज किया जा सके इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप देख रहे हैं जो डेथ है नेचुरल और अननेचुरल वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है अस्त्रा BVR की। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं विद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ, जहाँ पर इंडिजीनियस अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज जिसे हम BVR बोलते हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स को यहाँ पर लॉन्च या इंड्यूस करने की बात की जा रही है। हालांकि अस्त्रा मिसाइल पहली बार यहाँ पर इंडक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो तेजस में भी इनको यूज़ किया जा चुका है। जो डेवलपमेंट है ये अंडर वे है। लॉन्ग रेंज अस्त्रा MK2 मिसाइल्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। क्योंकि ये BVR मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, दैट मीन्स इनका जो रेंज है विच इज़ 100 किलोमीटर, ओके, जिसकी वजह से ये हाईली रीजन में सुपरसोनिक एरियल टारगेट्स के साथ यहाँ पर किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ये आप याद रखेंगे। साथ ही अस्त्रा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमारे तेजस फाइटर जेट्स हैं यहाँ पर इनका इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट है। तेजस की बात करें तो लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट सीरीज़ का पार्ट बन जाते हैं। इनको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये एयर टू एयर या एयर टू सरफेस या प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स को कैरी कर सकें। इनकी एयर टू एयर रिफिलिंग की कैपेबिलिटीज़ होती है और मैक्सिमम पेलोड आपको लगभग 4000 किलोग्राम का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अपने आप में तेजस को एक यूनिक फीचर यहाँ पर प्रोवाइड करता है। सो ये था अस्त्रा BVR के बारे में, आप याद रखेंगे एक एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ओके, देखिए यहाँ पर WHO ने अप्रूव कर दिया है R21 या मैट्रिक्स X, जो कि मलेरिया की डेवलप की हुई सेकंड वैक्सीन है आज तक इसके इस्तेमाल करने को लेकर। अगर हम फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन की बात करें तो इट इज़ दी RTS और मॉस्क्यूरिक्स, जिसे WHO ने 2021 में यहाँ अप्रूव किया था। 2015 से अगर हम बात करें तो लगभग 9 कंट्रीज़ यहाँ पर सर्टिफाई कर चुकी हैं जो इस पर्टिकुलर जिनको यहाँ पर मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर मालदीव, श्रीलंका, किर्गिस्तान, पैराग्वे, उज़्बेकिस्तान, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चाइना और एल सल्वाडोर आपको देखने मिल जाएंगे, जहाँ पर चाइना 2021 और एल सल्वाडोर 2021 में यहाँ पर मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। चलिए बात करते हैं मलेरिया की, तो एक मॉस्किटो बॉर्न लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हमें देखने के लिए मिल जाएगी जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये जो पैरासाइट है ये यहाँ पर इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से आप देखेंगे इसका स्प्रेड हमें देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, इसके स्प्रेड की बात करें तो जैसे ही किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटता है, यहाँ पर ये जो इसके पैरासाइट हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं लिवर सेल में और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स जैसे हम RBC बोलते हैं उस पर अटैक कर देते हैं। यूजुअली देयर आर 5 पैरासाइट स्पीशीज़ जो किसी भी व्यक्ति में मलेरिया कॉज करते हैं। इसमें से 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग है। पहला तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और दूसरा अगर हम बात करें तो इट इज़
प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये सबसे ज़्यादा थ्रेट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूजुअली हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ लाइक अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया में मलेरिया सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। फ्लू, फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एक और फैटिक अगर हम देखें तो इसके सबसे बड़े सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, इस पर्टिकुलर इमेज के साथ आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन के बारे में। हियर आर 2 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। आप इनके आंसर लिखेंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे और हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जाकर अपने आंसर्स को अपलोड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, comment your valuable feedback and subscribe our channel to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.